वेल हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू रॉयजिक वे। रॉयजिक वे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। वेल डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में, जिन्हें हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। ये वो वाक्य हैं, ये वो सेंटेंसेस हैं जिनमें हम किसी न किसी बात को जानने का प्रयास करते हैं। हमारे दिलो दिमाग में कोई जिज्ञासा है, कोई किसी प्रकार की डाउट है, शंका है, संदेह है, तो हम उसको निश्चित तौर पर कंप्लीट करना चाहते हैं, उसका समाधान चाहते हैं, उसका आंसर चाहते हैं। तो इसीलिए आज हम आपके लिए लेकर के उपस्थित हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को। ये सेंटेंसेस हमारे सामने कुछ इस तरह से, दो तरह से प्रेजेंट किए जा सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की अगर हम आज बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इंटेरोगेटिव क्योंकि ये प्रश्नवाचक है, तो निश्चित तौर पर इन वाक्यों के अंत में एक मार्क लगाया जाता है, एक चिन्ह लगाया जाता है, जिसे हम इंटेरोगेटिव मार्क कहते हैं या मार्क ऑफ इंटेरोगेशन भी कहा जाएगा। इसके तहत अगर हम बात करें तो ये दो प्रकार से समझ सकते हैं इनको आप, जो है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को टू काइंड से हम समझ सकते हैं। एक वो है, एक इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनका जवाब हम यस और नो में दे सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, है ना। यस और नो में देने का मीन्स ये है कि ये वो सेंटेंसेस हैं जिनकी स्टार्ट, जिनकी जो शुरुआत है, वो शुरुआत अगर हम हिंदी में देखें तो हिंदी में वाक्यों के प्रारंभ में हमको शुरुआत में क्या मिलेगा। ये जो क्या है वो शुरुआत में भी आ सकता है, और अगर देखें हम तो वाक्य के अंत में भी आ सकता है डियर स्टूडेंट्स। शुरुआत में भी क्या हो सकता है और वाक्य के अंत में भी क्या हो सकता है। लेकिन इन दोनों प्रश्नों को, इन दोनों प्रकार के सेंटेंसेस को हम बनाएंगे एक ही तरीके से, जो है ना। और ये वो सेंटेंसेस हैं जिनकी स्टार्ट क्या से होती है, और ऐसे सेंटेंसेस में जो हम आंसर देते हैं, जवाब देते हैं, वो जवाब यस या नो में दिया जा सकता है डियर स्टूडेंट्स। इन प्रश्नों के जवाब के लिए हमें कंप्लीट आंसर यानी फुल जवाब देने की विशेष जरूरत, विशेष आवश्यकता नहीं है डियर स्टूडेंट्स, है ना। तो इनका जवाब यस और नो में दिया जा सकता है। एक तो हमारे पास ये होते हैं, और इनके लास्ट में हमको क्वेश्चन मार्क या प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए इसको कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे हमने कहा, क्या तुम जानते हो, ये चीज है। क्या तुम जानते हो, इस सेंटेंस के हम स्टार्टिंग में क्या देख रहे हैं कि इसके शुरुआत में हमको यहां पर क्या मिल रहा है। इसके शुरुआत में हमको क्या मिल रहा है, शुरुआत में क्या है यहां पर, क्या तुम जानते हो। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तुम जानते हो क्या। अब एक बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पर समझ लेनी चाहिए कि इंग्लिश एक सब्जेक्ट होने के साथ साथ, है ना, एक विषय होने के साथ साथ एक भाषा भी है, एक लैंग्वेज भी है। तो मे बी पॉसिबल, ये संभावना हो सकती है कि इसका सेंस तुम जानते हो क्या कुछ और भी लगा या जाए, या कुछ और भी सेंस इसका आ जाए। लेकिन हमारा सेंस यहां पर सिर्फ इस बात से है कि हम एक प्रश्न है, हमारे दिलो दिमाग में एक जिज्ञासा है, हम उसको यहां पर क्लियर करना चाहते हैं, स्पष्ट करना चाहते हैं। तुम जानते हो क्या, या क्या तुम जानते हो। तो इन दोनों प्रश्नों के लिए जो हमारे पास स्ट्रक्चर होगा वो होगा कि सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे डियर स्टूडेंट्स। अब आपको यहां पर ये समझ लेना होगा कि ये टेंस कौन सा है, ये किस काल का है, किस टेंस का सेंटेंस है, वाक्य है। अब क्योंकि हम यहां देख रहे हैं लास्ट में हमारे सामने
सेंटेंस यानी वाक्य के लास्ट में आ रहा है सॉरी ते हो, और यहां पर भी हमको मिल रहा है ते हो। तो हमने ये बात तो स्पष्ट तौर पर समझा होगा, पढ़ा होगा, सुना भी होगा कि जब भी किसी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है जैसे कुछ अक्षर समूह आ जाए, शब्द नहीं बोल रहे हैं ये ध्यान रखिएगा, अक्षर समूह आ जाए तो फिर, और एक और बात निश्चित है कि उससे किसी प्रकार की हैबिट क्लियर हो, किसी प्रकार की आदत, रिपीटिशन क्लियर हो, यूनिवर्सल ट्रुथ वगैरह के सेंस में आ जाए, तो निश्चित तौर पर उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के तहत लेकर के चलते हैं। और जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे तो हम इसमें निश्चित तौर पर अभी आपको ये चर्चा में ले रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर क्या आएगा। तो पहले तो हम फॉर्मूले को क्लियर कर लें कि पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी जिसे हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं। उसके बाद हमको यहां पर अप्लाई करना है सब्जेक्ट, यानी अब हम कर्ता लगाएंगे जो कार्य को कर रहा है। उसके बाद हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। इसे हम मेन वर्ब मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म भी कह सकते हैं और इसे हम वर्ब की बेस फॉर्म भी कह सकते हैं, न्यूट्रल फॉर्म भी कह सकते हैं, जीरो फॉर्म भी कह सकते हैं। कई तरीके होते हैं जिनके माध्यम से अलग अलग राइटर्स ने, अलग अलग लेखक ने इन बातों को स्पष्ट किया हुआ है ना। और मेन वर्ब के पश्चात यहां पर हमारे सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी चर्चा कर लेंगे, नहीं तो फिर यहां पर कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट होगा उसकी चर्चा कर लेंगे, और इनके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं डियर स्टूडेंट। तो पहले हेल्पिंग वर्ब लगाइए, फिर सब्जेक्ट लगाइए, मेन वर्ब। अब यहां पर यह बात मैटर करेगी कि हम जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी डियर स्टूडेंट्स। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सब्जेक्ट प्लूरल का है, सब्जेक्ट प्लूरल का है, अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल का है, हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहां पर हम डू का यूज करेंगे। अगर ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, अगर ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो फिर हम यहां पर DOES यानी डज का यूज करते हैं डियर। ये ऐसा होना ही होना है कि सेंटेंस के स्टार्ट में अगर हिंदी में क्या आ रहा है तो हमें हेल्पिंग वर्ब से ही शुरुआत करनी होती है वाक्य की, है ना। और इनके स्थान पर, यानी कि जो यहां पर हिंदी में ये जो क्या आ रहा है इसके स्थान पर हम कभी भी ये ध्यान रखिएगा शुरुआत में आने पर व्हाट का प्रयोग हम बिल्कुल नहीं करेंगे डियर स्टूडेंट्स। व्हाट का यूज नहीं करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं ये सेंटेंस हम किस तरह से बना सकते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ क्या तुम जानते हो, तो इसको अंग्रेजी में हम कहेंगे डू यू नो। ये हो गया डू यू नो, क्या तुम जानते हो। ये सेंस हमारा आ रहा है डू यू नो, क्या तुम जानते हो, है ना। शुरुआत में हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है। अब क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट हमारा यू है जिसे हम प्लूरल सब्जेक्ट मान के चलते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट कहते हैं, और इस प्लूरल की वजह से यहां पर हमने डू का यूज किया हुआ है डियर स्टूडेंट्स, है ना। तो क्या तुम जानते हो को ये हमने बोल दिया। अगर हम यहीं पर लेकर के चलें, क्या तुम्हें पता है, क्या तुम्हें पता है ना। तो क्या तुम्हें पता है इसको भी अंग्रेजी में डू यू नो ही कहते हैं, है ना। अगर हम कहना चाहते हैं क्या तुम्हारी जानकारी में है, क्या आपकी जानकारी में है, क्या आपके ये चीज दिलो दिमाग माइंड में है, तब भी हम अंग्रेजी में डू यू नो ही कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, है ना। तो इस तरह से, या फिर हम देख लें यहां पर क्या तुम एक विद्यार्थी हो, क्या तुम एक विद्यार्थी हो। ठीक, अब यहां पर भी देखिएगा शुरुआत क्या से हो रही है, तो निश्चित तौर पर हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। अब क्योंकि यहां पर ता है ती है जैसा कोई सेंस नहीं है हिंदी वाक्य के अंत में, तो हम देख रहे हैं कि यहां पर एक सामान्य क्रिया का यूज हो रहा है, सामान्य वर्ब का यूज हो रहा है, कोई एक्शन नहीं है, नॉन एक्शन सेंटेंस है, नॉन एक्शन वर्ब है। तो ऐसे सेंटेंसेस की शुरुआत पर हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में या तो हम
इज से करते हैं क्योंकि है का सेंस है, तो ये प्रेजेंट का सेंस है, वर्तमान का सेंस है, तो हम या तो इज से करेंगे या फिर हम आर से करेंगे, है ना, या फिर हम एम से शुरुआत करेंगे, क्योंकि इन्हीं को हम हेल्पिंग वर्ब मान करके चलते हैं प्रेजेंट में। अब क्योंकि सब्जेक्ट हमारे पास यू है तो निश्चित तौर पर ये प्लूरल है, सब्जेक्ट तुम है तो ये प्लूरल है, और इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम आर को लगाना पसंद करते हैं। ये रूल है, ये नियम है। तो इसलिए इस सेंटेंस को हम कैसे लिख सकते हैं? आर यू आ स्टूडेंट, आर यू अ स्टूडेंट, क्या आप एक विद्यार्थी हैं? आर यू स्टूडेंट, है ना। अब सोचिए कि इसका जवाब देने के लिए हमें सिर्फ एक ही बात करनी है कि या तो हम बोल देंगे यस, है ना। यस का मतलब कि हाँ, सामने वाले ने पूछा क्या आप एक विद्यार्थी हैं, हमने जवाब दे दिया यस। यस का मतलब हाँ मैं विद्यार्थी हूं, तो जवाब पूरा हो गया आपका सवाल। चाहे तो आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं, यस आई एम, हाँ मैं विद्यार्थी हूं। कंप्लीट जवाब देने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, यस आई एम, हाँ मैं एक विद्यार्थी हूं, मैं एक स्टूडेंट हूं। चाहो तो आप इसे ऐड और भी आई कर सकते हो, यस आई एम अ स्टूडेंट, है ना, कि मैं एक विद्यार्थी हूं। कंप्लीट सेंटेंस लिखना चाहते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन यू। बट रियल में इसका इतने यस और नो से आंसर आ जाता है, जवाब हो जाता है। और इसीलिए हमने कहा कि कुछ ये ऐसे सेंटेंस हैं जिनकी स्टार्ट क्या से होती है, लेकिन इनका आंसर हम यस और नो के माध्यम से दे सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये बात आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे और भी सेंटेंसेस हम ले सकते हैं। क्या वो एक खिलाड़ी है, तो हम कहेंगे इज ही अ प्लेयर। क्या वो एक खिलाड़ी है, इज ही अ प्लेयर। हमने लिख देते हैं यहां पर, क्या वह एक खिलाड़ी है, प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया। अंग्रेजी में बनाएंगे हम, इज ही अ प्लेयर, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, है ना। तो इस तरीके से हमने ये सेंटेंसेस का जो पहला तरीका है, पहला तरीका यही है कि सेंटेंस वो जिनकी शुरुआत में क्या है ना, शुरुआत क्या से हो और उनका आंसर जवाब हम यस और नो के माध्यम से दे सकें, तो ये हमारा पहला तरीका हो जाता है, फर्स्ट काइंड हो जाता है, फर्स्ट टाइप हो जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का। ये बात आपको स्पष्ट हो जानी चाहिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सेकंड टाइप के, दूसरे प्रकार के सेंटेंसेस की। लेकिन अगर आपको इसमें नेगेटिव सेंस भी ऐड करना है, नकारात्मक भी बनाना चाहते हैं, यानी प्रश्नवाचक भी हो, नकारात्मक भी हो, नेगेटिव भी हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, यहां पर जो हमने लिखा हुआ क्या तुम जानते हो, तो यहां पर हम कह सकते हैं क्या तुम नहीं जानते हो, यानी यहां पर हम नहीं का यूज कर लेंगे। क्या तुम नहीं जानते हो, है ना, तुम जानते नहीं हो, क्या जानते नहीं, यहां पर हम नहीं लिख देंगे, है ना। और क्या तुम्हें पता नहीं है, क्या तुम्हें पता नहीं है, यहां पर हम नहीं लिख देंगे, है ना। तो ऐसे सेंसेस में क्या करना होगा आपको, यहां पर जो डू यू नो लिखा हुआ है, हम यू के बाद, यू के पश्चात यहां पर हम नॉट अप्लाई कर देंगे, है ना। अब ये सेंटेंस बन गया डू यू नॉट नो, क्या तुम्हें नहीं पता है, क्या तुम नहीं जानते हो, क्या तुम्हें मालूम नहीं है, क्या तुम्हारी जानकारी में नहीं है, ये वाली बात, है ना। ये सेंसेस हमारे लिए आ जाएंगे डू यू नॉट नो, है ना। और यहां पर क्या तुम एक विद्यार्थी हो, क्या तुम एक विद्यार्थी नहीं हो, अगर यहां पर हम नहीं का यूज करना चाहते हैं, है ना, नहीं, तो हम यहां लिख देंगे आर यू नॉट। यहां पर आपको नॉट इंक्रीज कर देना है, इंसर्ट कर देना है, लगा देना है ना। क्या वो एक खिलाड़ी है, क्या वह एक खिलाड़ी नहीं है, अगर आप इसको भी नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो इज ही नॉट, यहां पर यानी सब्जेक्ट के बाद, और ये जो हमारा कॉम्प्लीमेंट है इससे पहले, ए के पहले हम लगा देंगे नॉट, है ना। तो इस तरह से हमने इनको नेगेटिव में भी बनाना सीख लिया है, यानी कि ये पहले से ही प्रश्नवाचक हैं, इंटेरोगेटिव है, साथ में अब इनके लिए हमने नेगेटिव भी यूज कर लिया है ना।
तो निश्चित तौर पर आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। ऐसे और भी कुछ एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं सेकंड टाइप इंटरोगेटिव। चलिए देख लेते हैं सेकंड टाइप सेंटेंसेस को। यहां हमने देखा था फर्स्ट टाइप में, यानी कि ये टाइप फर्स्ट था, है ना, टाइप फर्स्ट। और इस वाले में हमने देखा था कि स्टार्ट में सेंटेंस जो हिंदी का होता है उसके शुरुआत में क्या आ जाती है, और ऐसे प्रश्नों का जवाब हम यस और नो के माध्यम से देते हैं। अब हम सेकंड टाइप की बात कर रहे हैं। जो सेकंड टाइप के प्रश्न होते हैं उनमें क्या होता है कि शुरुआत में ना आकर के इनमें क्या होगा कि कोई भी एक प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द, जिसे अंग्रेजी में कहेंगे हम इंटेरोगेटिव वर्ड। इंटेरोगेटिव वर्ड सेंटेंस के मिडिल में आएगा, सेंटेंस के मध्य में आएगा, वाक्य के मध्य में आएगा, या हो सकता है वो वाक्य के अंत में आए, सो है ना। और वो आपके लिए हिंदी में क्या भी हो सकता है, हिंदी में कब भी हो सकता है, हिंदी में कहां भी हो सकता है, हिंदी में कैसे भी हो सकता है ना, हिंदी में कौन हो सकता है ना। इस प्रकार के जो हमारे सामने शब्द होंगे वो हिंदी वाक्यों के मिडिल में यानी मिड में यानी मध्य में आएंगे। और जब भी ऐसा स्ट्रक्चर हमारे सामने आएगा, एग्जाम्पल के तौर पर हम यहां ले लेते हैं, तुम क्या करते हो, ठीक, तुम क्या करते हो। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स कि यहां मिडिल में क्या का यूज हुआ है ना, ये एक प्रश्नवाचक शब्द है। यहां हम बोल दें तुम कैसे हो, ठीक, तुम कैसे हो। यहां पर हमने कैसे का यूज किया है मिडिल में, है ना। ऐसे सेंटेंसेस को जब हम हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं, अनुवाद करते हैं, तो एक स्ट्रक्चर होगा जो ग्रामर के अकॉर्डिंग है, वो है कि सबसे पहले हम WH वर्ड का यूज करते हैं, यानी इसे हम क्वेश्चन वर्ड भी कह सकते हैं, है ना। यहां इसे हम इंटेरोगेटिव वर्ड भी कह सकते हैं। इनका सबसे पहले यूज होता है। उसके पश्चात हमारे सामने यहां पर हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब के पश्चात सब्जेक्ट का यूज करेंगे, और सब्जेक्ट के पश्चात मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर लेते हैं, या बेस फॉर्म, जो वर्ब की बेस फॉर्म है उसका यूज कर लेते हैं। उसके बाद यदि यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है ना, या कोई कॉम्प्लीमेंट है, तो उसका यूज करके क्वेश्चन मार्क अप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरकीब के आधार पर, इस टेक्निक के बेसिस पर, अगर हम यहां पर इस दो सेंटेंसेस को, इन दोनों सेंटेंसेस को हम यहां पर ट्रांसलेट करते हैं, है ना, अनुवाद करते हैं, तो कैसे बनेगा डियर स्टूडेंट। तुम क्या करते हो, सबसे पहले क्या की अंग्रेजी वो हमें पता है, वॉच होती है, ठीक। अब क्योंकि यहां पर लास्ट में क्या आ रहा है, ते हो आ रहा है, तो निश्चित तौर पर आप समझ गए होंगे कि ते हो आने का मीन्स है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब जो है हमारे सामने वो होती है डू या डज। या तो आप डू लगाते हैं या फिर आप डज का यूज करते हैं, है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज लगाएंगे, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम डू का यूज कर लेते हैं। अब क्योंकि यहां पर तुम है, सब्जेक्ट तुम है, और तुम की अंग्रेजी होती है यू, और यू को हम प्लूरल मानते हैं, इसलिए हमें डू का यूज करना पड़ेगा यहां पर, है ना। ये डज नहीं आएगा। तो अब ये क्या बन गया, व्हाट डू यू, है ना, व्हाट डू यू। और यहां पर मेन वर्ब क्या है, तुम क्या करते हो, है ना, करना है, तो ये हो सकता व्हाट डू यू डू, क्वेश्चन मार्क लगा दिया आपने, है ना। तो अब ये बन गया व्हाट डू यू डू, यानी तुम क्या करते हो ये कह सकते हैं, तुम करते क्या हो ये भी हम कह सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हमने इसको समझ लिया है, व्हाट डू यू डू, ये हो गया। अब यहां पर क्या है, तुम कैसे हो, तो तुम कैसे हो, इसमें पहले हम कैसे के लगाएंगे। कैसे एक प्रश्नवाचक शब्द है, शुरुआत इसी से होगी, और हम यहां पर लिख देंगे हाउ, है ना।
और उसके पश्चात हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहां पर हो है, ये नॉन एक्शन वाला है ना, कोई एक्शन तो हो नहीं रहा है, सिर्फ हम पूछ रहे हैं, एक जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि आखिर तुम हो कैसे, है ना। तो फिर ये क्या हो गया, हाउ, और यहां पर आर लग जाता है क्योंकि हमारा ये जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल का यू है, तो ये सेंटेंस बन गया हाउ आर यू, है ना। हाउ आर यू के सेंस में हमने इसे ले लिया है डियर स्टूडेंट। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं। सिर्फ हमारा मतलब यहां पर ये बहुत समझाना नहीं था कि कैसे हम ट्रांसलेट करें, कैसे अनुवाद करें, लेकिन हमारा सेंस ये है कि आपकी समझ में ये बात आ जाए कि आखिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते क्या है। इनमें एक प्रश्न पूछने का काम किया जाता है, हमारे दिलो दिमाग में जो डाउट्स हैं, शंकाएं हैं, जो भी हमारे संदेह हैं, उनको हम क्लियर करना चाहते हैं और इसीलिए प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करके हम वाक्य बनाते हैं और लास्ट में हमको प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग करना पड़ता है, यानी मार्क अप्लाई करना पड़ता है। तो वेल डियर स्टूडेंट्स, हमें उम्मीद है कि ये सेंटेंसेस जिन्हें हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कह रहे हैं, ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, आप इनको समझ गए होंगे। निश्चित तौर पर आपके लिए ये आगे आकर के सहायक सिद्ध होंगे, हेल्पफुल होंगे, क्योंकि परीक्षाएं तो निश्चित तौर पर लाइफ का एक पार्ट बन चुकी हैं, चलती ही रहती हैं और विभिन्न परीक्षाओं में कहीं ना कहीं हमारा इनसे सामना हो सकता है। तो वेल डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा निश्चित तौर पर हमें आप कमेंट के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं। फिर भी आपके दिलो दिमाग में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए, हम कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे उसका समाधान करने के लिए, है ना। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को निश्चित तौर पर आप लाइक कर दें और चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें, साथ में आप शेयर करें और अपने जो भी नियर एंड डियर वंस हैं, दोस्त मित्र वगैरह हैं, उन तक भी पहुंचाएं ताकि ये वीडियोस उनके भी कहीं ना कहीं काम आ सकें, वो भी इनका अपने लिए, अपने भविष्य के लिए उपयोग कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन टिल एंड। जय हिंद, जय भारत।